प्रणाम मास्टर। सभी को मेरा मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम और सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार जुड़ने के लिए। और सभी का हम धन्यवाद करते हैं कि अपना कीमती समय, स्पेस, ऊर्जा बांटने के लिए आप सब यहाँ एकत्रित हैं। साथ में मिलकर ध्यान ज्ञान लेने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, आभार। आइए हाथ जोड़कर सभी गुरुजनों को पहले प्रणाम करें और उसके बाद आज का सेशन शुरू करेंगे। सभी गुरुजनों को, दिव्य शक्तियों को, ईश्वरी शक्ति सत्ताओं को, हमारे साथ जुड़े हुए मोस्ट हाई से जुड़े हुए मास्टर्स जो एस्ट्रल रेल्म से हैं, स्पिरिचुअल रेल्म से हैं, एंजेलिक रेल्म से हैं, हमारे लव्ड वंस, एंसेस्टर्स, हमारे सभी सिद्धों को, गुरुओं को, परम गुरु मंडल के मास्टर्स, सप्तऋषि मंडल के मास्टर्स, हमारे ग्रेट ग्रैंड मास्टर पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी और सभी समस्त गुरुओं, टीचर्स, हीलर्स, मेंटर्स को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। मदर अर्थ, फादर यूनिवर्स, मदर नेचर, सन, मून, कॉन्स्टलेशंस, सभी को प्रणाम करते हुए धन्यवाद देते हैं। हम सब आभार प्रकट करते हैं कि आपकी सुरक्षा घेरे में हमें हमेशा रखने के लिए, अपने कृपा का पात्र बनाने के लिए हम सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हम सब आप सबको यही प्रार्थना करते हैं कि हम अपनी चेतना का विस्तार निरंतर करते रहें। आप अपनी चेतना के साथ हमें भी जोड़े। जो ज्ञान मेधा आपने पाई, हम सब भी उस ज्ञान मेधा बुद्धि को ले पाए। और साथ ही साथ जो भी हमारे जीवन से जुड़ी हुई सोल प्लान, उद्देश्य है, हमारे जीवन से जुड़ी हुई आत्मा की यात्रा से जुड़े हुए हाईएस्ट टाइमलाइन है, उनके साथ हम अलाइन हो सके। हम सबको सही रास्ता, सही मार्ग, सत्य का मार्ग दिखाएं और हमारा मार्ग प्रशस्त करें। अपनी कृपा हमारे ऊपर हमेशा, आपकी कृपा हमेशा हमारे ऊपर बरसती रहे, यही हम कामना करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार मास्टर्स, धन्यवाद। हम बहुत बहुत आभारी हैं कि आपका साथ हमें हमेशा मिल रहा है और मिलता रहेगा। हमें हमेशा सही मार्ग पर चलाते रहे। थैंक यू सो मच। तो मास्टर्स, आज हमारे साथ अभिमन्यु जी हैं, अभिमन्यु यादव जी। तो मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अभिमन्यु जी, थैंक यू सो मच कि आज आपने फिर से हम सब सिद्धेश्वर बाबा जी की जो टीचिंग है उसके साथ आज हम जुड़ेंगे। और वन सेकंड, लेट मी मेक होस्ट, सॉरी। तो हम सब आज फिर से दोबारा सिद्धेश्वर बाबा जी की जो टीचिंग है, जो अभिमन्यु जी ने शुरू की थी गुरु उपदेश ज्ञान सरिता के साथ, इसके साथ आज हम फिर से आगे बढ़ेंगे। और साथ ही साथ मास्टर्स, अभिमन्यु जी हरियाणा से हैं। ये एक अध्यापक हैं और अभी हाल फिलहाल ही इनको प्रिंसिपल भी बने, ऐसा इन्होंने बताया था। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। और नेचर डेफिनेटली उसके साथ जुड़े हुए हैं। और हमारे साथ जुड़कर जब थिंकिंग एंड डेस्टिनी किताब का हम स्वाध्याय कर रहे थे, तब से ये हमारे साथ हमारे लाइट एंड सोल ग्रुप में जुड़े थे। स्वाध्याय इन्होंने अल्केमिस्ट किताब से करना शुरू किया है, राइट अभिमन्यु जी? और गुरु उपदेश ज्ञान सरिता में इन्होंने सिद्धेश्वर बाबा जी को जो टीचिंग है उसके साथ हम सबको मदद की है। सो आज भी हम सिद्धेश्वर बाबा जी की जो टीचिंग है आगे बढ़ेंगे, उसमें और सीखेंगे। सो बहुत बहुत स्वागत है अभिमन्यु जी, थैंक यू सो मच। आप आगे शुरू कर सकते हैं। तो आत्मवंदन, सभी को प्रणाम। तो सिद्धेश्वर बाबा, जैसा कि हम पीछे कुछ सीरीज में इंट्रोडक्शन दे चुके हैं कि पूर्ण गुरु रहे हैं। और भारत में कुंडलिनी का जो विज्ञान है उन्होंने उसको बहुत बढ़ाया है। मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि वो पायनीर है, जैसा कि वो उसमें लिखते हैं अपनी बुक्स में। शुरुआत ये जो ऋषि परंपराओं से हुई है उसको कंटिन्यू उन्होंने किया है। तो कुछ एक पिक्चर्स से शुरू करते हैं। आपके पास कुछ पिक्चर्स होंगी सिद्धेश्वर बाबा की, जो उन पिक्चर से हम शुरू करेंगे और उनको एक बार देख के थोड़ा सा आइडिया लगाएंगे कि सिद्धेश्वर बाबा ने थर्ड आई फाउंडेशन की शुरुआत की थी। मैं दिखाती हूँ। तो जो भी पिक्चर पहले आती है रेंडमली उन्हीं की चॉइस है। तब तक बात कर लेते हैं कि ज्यादातर जो उनके शिष्य रहे वो बाहर के रहे। जैसे इसके बारे में आज हम थोड़ी बात करेंगे कि ये उन्होंने क्या कंसेप्ट दिया था साइको एनालिसिस का। तब तक हम कुछ और इमेजेस को एक्सप्लोर करते हैं जो उनकी जर्नी के बारे में थोड़ा सा झलक देते हैं।
इसको पूरा जूम कर दीजिए एक बार, देखिए जो पीछे वाली थी वो। हाँ जी, इसको फुल उस पे। तो आप यहाँ कर सकते हैं दर्शन कि किस तरीके से वो एकदम सादे, मतलब एकदम, आप ये मानिए कि इतने ज्यादा पढ़े हुए, मतलब कि 2 सब्जेक्ट से मास्टर थे, उसके बाद में तीसरे सब्जेक्ट से भी इन्होंने मास्टरी की, हिस्ट्री से की, पॉलिटिकल साइंस से की, एजुकेशन से की, फिर पीएचडी की, और एनसीईआरटी में ये रहे हैं। इनका आप कपड़े देखिए, पहनने का स्टाइल उस वक्त का। तो चश्मा हमेशा लगाते हैं। यहाँ इसमें अगर जूम करेंगे तो गाड़ी के अंदर है, जहाँ ये गाड़ी पे थर्ड आई फाउंडेशन ऑफ इंडिया ये वाला है, यहाँ पे चश्मा हमेशा लगाते रहते थे। और ये जब वो बाहर अपने शिष्यों के साथ में गए, उन्होंने, उनको बहुत सारा शिष्यों ने अनुरोध किया कि आप भारत के बाहर काम करें। खास करके जर्मनी में उनको बहुत बार उनके शिष्यों ने कहा कि वो कहते कि काम मैं यही करूंगा इंडिया में। ये भी उनके शिष्यों के साथ बाहर की ही उस वक्त की तस्वीर है, जब वो जाते थे बाहर सेशन लेने, उस वक्त की है। ये जो है यहाँ पे आए हुए हैं शिष्य, और ज्यादातर जो है वो पढ़ा लिखा वर्ग था गुरु जी के पास, खास करके जो, मतलब जिसको उस वक्त का भी इंटेलेक्चुअल कहा जा सकता है, एनसीईआरटी के या दिल्ली के जो थे खास करके, उस तरह से, या और बाहर के भी आप देखेंगे कि ड्रेसिंग सेंस से भी आपको आइडिया हो रहा होगा कि किस तरह के उनके अनुयायी रहे थे, किस तरह के। यहाँ पर इस पिक्चर में आप देखेंगे तो कितनी ज्यादा करुणा यहाँ पे आप देख सकते हैं। कहते हैं, एक छोटा सा अनुभव मैं आपको बताता हूँ। मेरे साथ में वैदराज जी होते थे, जो कुंडलिनी जागृत थे पूर्ण। तो वो कहते थे कि जब वो अपनी आखिरी, अब तो उनका शरीर पूरा हो गया, तो वो एक बात कहते थे, कहते थे कि जब मैं बहुत ज्यादा खोज रहा था अपनी कुंडलिनी को, उनकी मतलब थर्ड आई से और सहस्त्रार के बीच में कहीं कुंडलिनी थी, तो कहते हैं जब मैं सिद्धेश्वर बाबा से मिला, तो उन्होंने सिर पर ऐसे हाथ रख के, जैसे अभी उस पिक्चर में हमने देखा, तो इस तरीके से घुमाया। और जैसे ही वो एक राउंड और 2 राउंड और 3 राउंड लिए, जैसे लगा जैसे कोई नर्व घूम गई हो सिर के अंदर। और कहते हैं उस दिन के बाद से फिर मुझे कहीं घूमने की जरूरत नहीं पड़ी, उन्होंने ऐसा कहा। तो वैदराज जी ने ही मुझे सबसे पहले मिलवाया था, थर्ड आई फाउंडेशन में वो ही लेकर के आए थे। तो इतना सुंदर, मतलब देख करके शायद ऐसा लगता है कि जैसे तस्वीरों में जी रहे हों उन भावों को। आज जो हम उनकी बात करने वाले हैं, वो क्या बात करने वाले हैं, सबसे पहली जो बात करने वाले हैं वो है कि उन्होंने बहुत सारे तरीके बताए ध्यान के, जो हम पिछली कुछ क्लासेस में बात कर चुके हैं कि कोई चाहे तो भजन भी कर सकता है, कोई चाहे तो अच्छी संगत भी रख सकता है। एक तरीका जो बहुत ज्यादा नया था, फेमस हुआ, मतलब कहने का, वो था कि उन्होंने साइको एनालिसिस और मेडिटेशन दोनों को एक साथ जोड़ करके एक तरीका जो उन्होंने दिया था, वो आज उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। मतलब उसमें क्या है कि जब हम कोई भी चीज को, मान लीजिए कि अगर कोई सिचुएशन है, सपोज अभी हम सभी हैं, और इस सिचुएशन में अगर मैं कहूँ कि आप सब अच्छा सोचो, या आप अच्छे विचार करो, आप हर चीज के बारे में अच्छा ही सोचो, तो इन्होंने इसको ये कहा कि इस तरीके से इमोशन रिलीज नहीं होंगे ब्रेन से, कि भाई कोई भाव जो है सिर्फ विचार को सोच लेने भर से निकल जाएगा, जड़ से वो नहीं जा पाएगा। तो इसके लिए उन्होंने पूरा एक अंतःकरणा को समझाया। मतलब वो ये कहते थे कि जो हम बाय फोर्स किसी पॉजिटिव थॉट को हम इंट्रोड्यूस करते हैं, तो वो हो सकता है कि वो टॉक्सिक पॉजिटिविटी भी हो, कि हम अंदर से परेशान है लेकिन बाहर से हम कह रहे हैं कि नहीं, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, यस थैंक यू यूनिवर्स, यस थैंक यू यूनिवर्स। वो हो सकता है कि हमारे आंतरिक पटल पे ना आ रहा हो। तो वो कहते थे कि इस चीज को रियलाइज करके और रिकॉग्नाइज करके उसके बाद ही इसको रिलीज किया जा सकता है। तो उसके लिए उन्होंने अंतःकरणा की एक बहुत सुंदर रचना बताई। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जहां से कि हम यहाँ पे एक शब्द से समझ रहे हैं, वो है साइको एनालिसिस एंड मेडिटेशन।
तो वो क्या कहते थे, वो ये कहते थे कि भाई जो हम अभी कर रहे हैं, जैसे साइको एनालिसिस का मतलब हुआ कि अपना खुद का ही निरीक्षण, यानी कि अपने ही इमोशंस को समझना, उसकी अभिव्यक्ति को समझना, उसके चाल चलन को समझना, उसके वेग को समझना, कब वो ज्यादा आया है, कब वो कम आया है, और उसमें सारे में जागृत रहना, यानी ज्ञान मार्ग की बात कर रहे हैं। तो साइको एनालिसिस से जब हम अवेयर होते हैं अपने ही भाव दशा पर, अपने ही विचारधाराओं पर, अपने ही एक्शंस पर कि क्यों आ रहा है, उसके बाद कहते हैं कि वो मेडिटेशन में, मतलब पहले आपने अपने गुण और अवगुण पहचाने और उसके बाद मेडिटेशन से उसको जोड़ा। अकेले साइको एनालिसिस से उन्होंने नहीं कहा, वो कहते थे कि अकेले साइको एनालिसिस से नहीं हो पाएगा, आपको उसमें मेडिटेशन जोड़ना पड़ेगा, रिलीज करना है तो किसी भी भाव को। तो ये दोनों चीजों को मिलाकर के उन्होंने ये कहा कि खुली आंखों से ध्यान हो सकता है। यानी जब आप चल रहे हो, आप घूम रहे हो, कुछ भी आप काम कर रहे हो, उस वक्त ध्यान हो सकता है। उन्होंने इसको कहा था कि साइको एनालिटिक मेडिटेशन, जो बहुत सारे अलग अलग विचारकों ने उसको देश विदेश में बताया भी है, प्रचलित भी हुआ है। तो उसी को उन्होंने वहां पर बताया कि साइको एनालिटिक वे क्या है, जागते हुए ध्यान करने का अर्थ है क्या, होशपूर्ण यात्रा का अर्थ क्या है। तो इस अंतःकरणा को उन्होंने बताया। एक बार आपको इमेज दिखाएंगे माइंड ऑफ मैन। एक छोटे से उदाहरण से मैं बात करता हूं, यहाँ पे एक एनालॉगी लेकर के बात करूंगा। कि अगर जैसे मान लीजिए कि किसी को शिवत्व तक जाना है, तो जो उनकी यहाँ पर बात थी, सबसे नीचे, सबसे नीचे चलेंगे। इसमें आप देखिए, इसको पहले एक बार थोड़ा सा पहचानते हैं कि ये ही हमारा माइंड का उन्होंने चित्रण दिया है। उन्होंने ये कहा उस वक्त की जो उनको अनुभव हुए, उस समय उन्होंने इस अनुभव को पेपर पर ड्रॉ कराया। ये सारे के सारे, मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि ये एक इमेज ना, एक बिल्कुल उनके एक्सपीरियंस से आई हुई इमेज है, जो साइको एनालिसिस और मेडिटेशन में कई सालों के बाद उन्होंने कहा, मतलब कि इसको बनाया, खुद ही बनाया धीरे धीरे करके। फिर उसमें जो उस वक्त के चलन के जो कंसेप्ट्स थे, कि सिगमंड फ्रायड क्या कह रहा है उस साइकोलॉजी के बारे में, कार्ल जंग क्या कह रहा है उस साइकोलॉजी के बारे में, फिर हिंदू साइकोलॉजी में हम मन के पटल की क्या बात कर रहे हैं, सनातन में वो उस अंतःकरणा को किस तरीके से बताया गया है, उन चीजों को कंपाइल करके उन्होंने बताया। तो सबसे पहली चीज जो वो कहते थे, वो ये कहते थे कि उनकी बुक समझने के लिए इस इमेज को समझना बहुत जरूरी है। उनकी कार्य प्रणाली की जो मन की दशा है उसको समझने के लिए ये पूरे अंतःकरणा को समझना पहली सीढ़ी है, मतलब कहने का। तो इसमें यहाँ पर एक छोटी सी एनालॉगी से मुझे याद आता है कभी कभी, कि ये कहते थे, मान लीजिए कि आप जब शिव की तरफ मुख करते हैं, एक छोटा सा, हम सबको पता है कि सबसे पहले प्रवेश द्वार से भी पहले नंदी जी आते हैं। तो कहते हैं कि अगर हमें अपने ही हाईएस्ट सेल्फ से मिलना है, तो बोले सबसे पहली चीज जिसे हमें, जिसका हमने सामना करना है, वो है हमारी एनिमल यूनिवर्सैलिटी, जो हमारा हिस्सा है। उस तक पहुंचने के बाद ही, उसको पूरी तरह से स्वीकार करने के बाद ही नंदीश्वर तक पहुंचा जा सकता है। तो ये जो पहले कहावतें थी, कुछ इसी तरीके से आप इसमें बिल्कुल ए को हाईलाइट करिए एक बार। मैं थोड़ा सा इसमें आज इसका जिक्र करूंगा कि वो क्या कहना चाहते थे। सबसे नीचे बिल्कुल ए है। हाँ जी, ये जो यहाँ पे आप बिल्कुल, अब बहुत अच्छे से, थैंक यू, दिखाई दे रहा है। यहाँ इसमें जो ये ए है, ये क्या है, ये वो कहते थे कि यही है जो टोटल कॉस्मिक एनर्जी है। यानी कि इसी को वो बोलते थे कि कुंडलिनी है, हमारी जो पूरी ऊर्जा है। और इसको उन्होंने कहा कि इसके दो पक्ष हैं, एक पक्ष है ऊर्जा का और दूसरा पक्ष है चेतना का। यानी कि एक पक्ष जो ऊर्जा का है, कोई भी चीज जो एक्सप्रेस कर रही है वो एनर्जी की फॉर्म में कर रही है, और दूसरा है कि वो चेतना के माध्यम से अपने आप को एक्सप्रेस कर रही है। यानी शिव को उन्होंने कहा कि कॉस्मिक कॉन्शियसनेस,
और कॉस्मिक एनर्जी को उन्होंने कह दिया शक्ति। तो ये जो दो शब्द हैं ये उन्होंने कहे, और उन्होंने एक बहुत सुंदर बात कही यहाँ पर कि जो एनर्जी है किसी भी चीज का मैनिफेस्टेशन हो रहा है, चाहे वो जड़ है या वो चेतन है, उसमें सबसे पहले चीज वो कहते हैं कि शक्ति जो है इट इज अंडर द कमांड ऑफ कॉस्मिक कॉन्शियसनेस। यानी कि शक्ति जो है वो शिव के अधीन है, यानी कि कोई भी कॉन्शियसनेस से एनर्जी बनेगी। ये सबसे पहली चीज उन्होंने कही। तो यहां पर उसके बाद अगर आप देखें, इन्होंने दो कंसेप्ट बताए थे। यहाँ पे एक चीज कही कि जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि ए में शिव है और शक्ति है, यानी कि ऊर्जा का प्राइमोर्डियल सोर्स है, आदि सोर्स है, बिल्कुल सबसे पहला सोर्स। लेकिन ये एक उन्होंने चीज ऐड करी थी, वो ये कहते थे कि ये जरूरी नहीं है कि हर एक व्यक्ति, जो भी हम ध्यान में भी बैठे हैं, उन सब के लिए ये सोर्स सबसे पहला सोर्स हो सकता है कि इसमें कुछ ब्लॉकेजेस भी हों जो हमने पिछले जन्मों में कुछ इकट्ठे किए हुए हैं, वो कुछ पास्ट बर्थ के भी हैं। तो जो एटर्नल सोर्स है कहते हैं, जो बिल्कुल शुरुआत का है, उसको रिप्रेजेंट कर दिया। तो ऐसा समझिए कि किसी ने यात्रा 1 से लेकर के अगर 100 तक की यात्रा है और किसी ने 90 तक की कर ली, तो उसके लिए ये 90 से शुरू हो रहा है। किसी ने यात्रा अगर 1 से शुरू करी है तो उसके लिए ये बिल्कुल शुरुआत है। तो वो ये कहते थे कि भाई जो ए है वो ये है, उसके बाद फिर आगे आप देखेंगे तो एक लाइन दी हुई है बी। वो बी क्या है? वो बी है इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस। इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस को वो क्या कहते थे? वो ये कहते थे कि भाई एक व्यक्ति ने जब जन्म लिया तो उसने वो सेपरेट हो गया। यानी ऐसा समझिए कि ये जो डॉट 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 है, ये कोई समुंदर है, और इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस जो है वो एक बूंद निकल के आई। यानी हम सब पूर्ण है। एक, हम सब ने सुना होगा एक मंत्र, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। यानी कि पूर्ण में से पूर्ण निकला और जो बच गया वो भी पूर्ण है। जैसे एक एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं कि यहाँ पे वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे माँ से एक बच्चा जब जन्म लेता है तो बच्चा पूर्ण है, कंप्लीट है। और ऐसे ही माँ भी कंप्लीट है, माँ भी पूरी है और बच्चा भी पूरा है। यानी अब जो बच गया, बच क्या गया? माँ बच गई, और जो नया आया था वो कौन है? वो बच्चा है। तो बोले दोनों ही पूर्ण है। ठीक इसी तरीके से वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो परम तत्व से आया है इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस बी में, वो पूर्ण है, कंप्लीट है। अब वो कहते हैं कि ये जो बी की स्टेज है, ये स्टेज है क्या? ये स्टेज है एक बिल्कुल छोटे बच्चे की स्टेज, जिसको इन्फेंट कहा है इन्होंने, कि उसमें जो स्पिरिचुअल प्योरिटी है वो पूरी तरह से बनी हुई है। इसीलिए हम कभी कभी नहीं बोलते हैं, हम सबने सुना होगा कि जो बच्चे होते हैं वो भगवान का रूप है। वो भगवान का रूप इसीलिए है कि उसने अभी सोसाइटी की तरफ मुख नहीं किया है। उसके पास किसी तरह की कोई ट्रेनिंग नहीं है, किसी तरह की कोई एडाप्टेशन नहीं है, किसी तरह का कोई प्रोजेक्शन नहीं बनाता है जब बच्चा छोटा होता है बहुत, या किसी तरह का उसके पास कोई दूसरे का लिया हुआ भाव इंट्रोजेक्शन नहीं होता है। तो ये बी से उन्होंने रिप्रेजेंट किया। अब उसके बाद में फिर ये दिखाते हैं जैसे कि जब ये इन्फेंट स्टेज में है, वो बिल्कुल इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस में, उससे थोड़ा और आगे बढ़ा तो सी की स्टेज में पहुंचता है ब्रेन। और ये सी की स्टेज क्या है? जब बच्चे का जन्म हो चुका है और वो थोड़ा सा बड़ा हो गया। और इसको इन्होंने जो यहाँ पे दिखाया है, अगर आप देखेंगे तो इसको उन्होंने एक शब्द लिखा हुआ है, फर्स्ट स्टेज सेल्फ। मैं आपको अभी इसके बारे में थोड़ी सी बात बताता हूँ। इन्होंने ये कहा था कि हम सबके अंदर 3 स्टेजेस होती हैं सेल्फ की। यानी अब अपनेपन की 3 अलग अलग स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट स्टेज सेल्फ, सेकंड स्टेज सेल्फ और थर्ड स्टेज सेल्फ। ये क्या होती हैं? ये उन्होंने ये बताया कि जो हमारी फर्स्ट स्टेज सेल्फ है वो है जो हम बिल्कुल प्योर सेल्फ है, एकदम प्योर। मतलब जो एटर्नल से जुड़े हुए, परम तत्व से जुड़े हुए, इनडिस्ट्रक्टिबल रियलिटी जो है, मतलब जिसको कह सकते हैं कि कॉन्शियसनेस के साथ में पूर्णतः जो जुड़ा हुआ है, हमारा जो सोल प्रिंसिपल है वो है। यानी कि आप ये कह सकते हैं जो पूरी तरह से परमात्मा की तरफ उन्मुख हो गया, हर एक्शन को अपने को देख रहा है खुद को।
तो वो कहते हैं कि जो भी, जो चाहे उसको हम विटनेसिंग सेल्फ कह सकते हैं या हम सीयर सेल्फ कह सकते हैं, तो ये कहते हैं कि ये स्टेज है सबसे पहली हमारी फर्स्ट सेल्फ स्टेज। फिर उसके बाद क्या होता है, हम कुछ चीजें समाज में सीखते हैं। जैसे डी में अगर आप देखेंगे तो कुछ एरो दिखे हुए हैं, वो क्या है कि भाई हम स्टेज में क्या देख रहे हैं कि हमारे अंदर हो सकता है हम ग्रीडी हों किसी चीज को लेकर के। बचपन में देखते हैं खिलौना चाहिए, फिर बड़े होते हैं फिर अलग तरह के खिलौने चाहिए, और बड़े होते हैं तो हमारे और तरह के खिलौने चाहिए होते हैं, चाहे वो खिलौने कोई पावर हो, चाहे मनी हो या सेक्स हो, कोई भी चीज हो सकती है, तो हम ग्रीडी हो जाते हैं। या फिर कहता है कि या जो जेलसी हो सकती है, हमारा एंगर हो सकता है हम सेक्सी। तो कहने का मतलब ये हुआ कोई भी भाव हम में जनरेट होना शुरू होता है, तो वो हमारा सेकंड सेल्फ स्टेज होती है। फर्स्ट सेल्फ स्टेज जो प्योरेस्ट है, सेकंड जो है वो हमारी एनिमल यूनिवर्सैलिटी है, वो ये कह रहे हैं यहाँ पर। फिर होता है बोला थर्ड स्टेज सेल्फ। थर्ड स्टेज सेल्फ क्या होता है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ जब हम और यात्रा में जाते हैं इसी इमेज में, तो क्या होता है कि हम सोसाइटी में जब रहते हैं, तो सोसाइटी में रहते हैं तो हमें फिर बहुत सारी ड्राइव्स भी आती हैं, बहुत सारी इच्छाएं भी हैं जो हमें पूरी करनी है। तो जब हम इच्छाएं पूरी करते हैं तो उसमें हम एक एक चक्कर में पड़ जाते हैं। वो ये कहते हैं कि वो चक्कर क्या है, चक्कर ये है कि हमें ड्राइव आ जाती है ऑफ बिकमिंग समथिंग, कुछ भी। किस चीज के लिए आई वो, क्योंकि वो जो सेकंड सेल्फ स्टेज थी, जो हमारे ईर्ष्या के भाव थे, उसको छुपाने के लिए हम एक मुखौटा पहनते हैं। या ग्रीडी हैं अगर हम उस ग्रीड को पूरा करने के लिए, या हम गुस्से में हैं तो उसको अभिव्यक्त करने के लिए हम एक पूरा का पूरा फ्रेम बनाते हैं। वो फ्रेम फ्रेम हो सकता है हमारे नाम को बड़ा करने की इच्छा, या हमारी कोई फॉर्म को बड़ा करने की इच्छा, कि भाई मैं तो ऐसे ऐसे ये करता हूँ, कुछ श्रेष्ठ काम करता हूँ। या हो सकता है हमारे किसी टाइटल को बढ़ाने की इच्छा, या किसी स्टेटस को बढ़ाने की इच्छा। तो अलग अलग, यानी कि हमारा ये तीसरा मुखौटा जो है ये थर्ड स्टेज सेल्फ है, जिसको हम एक तरीके से कहते हैं कि ह्यूमन प्रोग्रेसिव हो गया। अब मैं वापस चाहूंगा मैम कि ये पूरी इमेज को आप दिखाओ एक बार, बिल्कुल कंप्लीट इमेज को छोटा करके। और इस पूरी इमेज को जब हम देखते हैं तो यहां पर एक छोटा सा कंक्लूजन ये आता है कि एक स्टेज है फर्स्ट स्टेज सेल्फ, जो अभी प्योर है, जिस पर धूल नहीं चढ़ी है। इसको कबीर साहब ने कहा कि ज्यों की त्यों धरतीनी चदरिया, तो वो फर्स्ट स्टेज सेल्फ है हमारी। फिर उसके बाद सेकंड स्टेज सेल्फ है, जिसको हम ध्यान में बैठ करके, हम आत्मचिंतन करके और हम स्वाध्याय करके यानी स्वयं का अध्ययन करके पता लगाते हैं। वो ये है कि हमारा जो सेकंड स्टेज सेल्फ है, यानी हमारी एनिमल यूनिवर्सैलिटी है। हमारे अंदर अगर गुस्सा है तो हमें ज्ञात हो जाता है कि हाँ हमें गुस्सा है। हमारे अंदर नफरत है तो हमें पता लग जाता है, कामुकता है तो पता लग जाता है। वो है स्वाध्याय की स्टेज, सेकंड स्टेज सेल्फ। अब तीसरी स्टेज जो है वो मैंने बताया कि मुखौटा था, कि जो हम उसको छुपाने के लिए कर देते हैं कि मैं कामुक तो हूं लेकिन मैं समाज में ये दिखाऊंगा, अरे नहीं मैं तो किसी स्त्री की ओर नहीं देख रहा हूं, या मैं तो ग्रीडी नहीं हूं, मैं दान करने लगूंगा। अब कई बार एक बड़ा सुंदर सा सॉन्ग था, उसमें वो बोलता है कि मैनू पता नहीं अपनी हस्ती दा, मैं भीख मंगा या दान करा। तो वो जो एक यहाँ पे सिचुएशन आ जाती है वो थर्ड स्टेज है। अब जो यहाँ पे गुरुजी ने बताया, हम अगली क्लास में ABCDE को धीरे धीरे समझेंगे, लेकिन जब भी आपको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करना हो तो इस क्लास को बेसिक मान करके समझिएगा। अब उन्होंने क्या जड़ बताई यहाँ पर अंतःकरण की, मुक्त होने की अपने इमोशन से। उन्होंने ये कहा कि जैसे ही आप फर्स्ट स्टेज सेल्फ, सेकंड स्टेज सेल्फ और थर्ड स्टेज सेल्फ को आइडेंटिफाई करते हो अपने खुद के, उसके बाद आप मेडिटेशन करोगे तो उस सब को रिलीज करने की शुरुआत करनी होती है। अब उसको उन्होंने एक बड़े ही सिंपल चीज से कहा। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि आपको ना बैकवर्ड जर्नी करनी है। थर्ड स्टेज सेल्फ में जिसमें हम सब होते हैं, उससे सेकंड स्टेज सेल्फ को पहचानना है, सेकंड स्टेज सेल्फ से फर्स्ट स्टेज सेल्फ पे पहुंचाना है,
फिर फर्स्ट स्टेज सेल्फ से आप धीरे धीरे सोर्स से जुड़ेंगे। यानी कि अगर आप देखें तो ये रिवर्स जर्नी है। तो ये जो रिवर्स जर्नी है, इस रिवर्स जर्नी का नाम ही कहते हैं कि साइको एनालिसिस है। और इसके साथ में मेडिटेशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर आपने अकेला साइको एनालिसिस किया और आपने अपने गुण अवगुण को पहचान लिया और उसको छोड़ा नहीं, उसको न्यूट्रल नहीं किया, तो बहुत बड़ा चैलेंज आ जाएगा, बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है कुंडलिनी यात्रा में। तो इसी चीज को आप सबने देखा होगा, भगवत गीता में उल्टा पेड़ कहा गया है। तो ये उल्टा पेड़ इसी चीज को कहा है उन्होंने कि उल्टा पेड़ का मतलब कि इसकी जड़ें जो है वो ऊपर की तरफ है, जो थर्ड स्टेज सेल्फ है। और यानी कि कॉस्मिक कॉन्शियसनेस की तरफ, जो हमने बिल्कुल शुरुआत में देखा। और नीचे की तरफ ये फैल रहा है। यानी इस पिक्चर को अगर हम टेक्निकली बिल्कुल उल्टा कर दें, तो हम ये पाएंगे सबसे शुरुआत में जो है वो है हमारे पास में सोर्स। हम खड़े कहाँ हैं? हम खड़े हैं एग्जैक्टली अपनी थर्ड स्टेज सेल्फ में। तो इसको पहचानने के, हर एक इमोशन को पहचानने के उन्होंने तरीके बताए कि अगर हम में ग्रीड है तो ग्रीड किस कारण से आती है। अगर हमें जेलेसी है तो जेलेसी क्यों आती है। अगर अगर हम इसको स्वाध्याय को यानी अपने को पूरी तरह से जान लेते हैं, तो हमें सबसे पहली क्लैरिटी होती है कि रीबर्थ क्यों होता है। सबसे पहली क्लैरिटी कि हमारा अपना जन्म हुआ किस कारण से है, कौन से ऐसे कारण है जिस इमोशन को क्लियर करना है। तो यहाँ पे ये बेसिक शुरुआत है उनके एक इस कंसेप्ट की। एक चीज और मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि उन्होंने इमोशन को एक बड़े ही अच्छे तरीके से उन्होंने डिफाइन किया। हम सब जानते हैं कि इमोशन का मतलब एनर्जी इन मोशन है। तो इस अंतःकरण के हिसाब से सिद्धेश्वर बाबा ने इस तरीके से बताया कि जो हमारी एनिमल रिएक्शन है, कोई भी चीज, कोई भी भाव, उसमें थोड़ी सी स्पिरिचुअल एनर्जी मिली हुई है। अब वो जो स्पिरिचुअल एनर्जी और एनिमल रिएक्शन है, वो दोनों जब जुड़ते हैं तो बनता है इमोशन। किसी भी तरह का इमोशन हो सकता है वो। जो सबसे पहला इमोशन बन रहा है वो यही कह रहा है कि क्यूरियोसिटी का इमोशन है, डर का इमोशन है। डर के अलग अलग तरीकों का इमोशन है। किसी सिचुएशन को लेके रिजेक्शन का इमोशन है। उसमें दो चीजें हैं। हमारी एनिमल रिएक्शन, जो एनिमल रिएक्शन का मतलब जानवर नहीं कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं जो सभी में कॉमन है। वो ये कह रहे हैं कि वो और कुछ स्पिरिचुअल एनर्जी। अब उसमें से करना क्या होता है बैकवर्ड जर्नी में, कि हमारी जो एनिमल रिएक्शन है उसको हमें धीरे धीरे पहचान के खत्म करना होता है अंदर से, ताकि हम धीरे धीरे कहाँ पहुंचे, अपनी थोड़ी 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 करके स्पिरिचुअल एनर्जी का हमें एक्सेस मिलता रहे। अब इसको अलग तरीके से सनातन ने कैसे बताया है, नाड़ी शोधन। ये वही नाड़ियां है, ये वही ब्लॉकेजेस है, एनिमल रिएक्शंस, जिन नाड़ियों को हम पहचान करके और फिर प्राणायाम, ध्यान, और आप ये जो पहचानते हैं स्वाध्याय, इससे नाड़ी शोधन कर रहे हैं। और नाड़ी शोधन में हो क्या रहा है, हमें अपनी ही जो बाकी सोर्स की एनर्जी है उसके साथ में जैसे जैसे नाड़ियां शुद्ध हो रही हैं वैसे वैसे हमें क्लियर होता जा रहा है, या हमें और ज्यादा एक्सेस मिलता है उस ऊर्जा का। अब अगर मैं इसको बहुत सिंपल तरीके से चक्रों की भाषा में भी कहूं, तो हर एक चक्र पर जो पेटल है उससे रिलेटेड जो इमोशन है, उसकी जो पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड है, उन दोनों को, रिपल्शन और अट्रैक्शन, दोनों एनर्जीज को सम करके जब हम पहुंचते हैं तो हमें उस पेटल की एनर्जी का एक्सेस मिलता है हर एक चक्र से यात्रा करते हुए। तो वही है यहाँ पे जो उन्होंने बताया है। तो आज मैं इसका इंट्रोडक्शन ही यहाँ पर रखना चाह रहा था, ताकि जब हम अगली क्लास से शुरू भी करें, आगे जब कंटिन्यू करेंगे, तो इस अंतःकरण को समझे। जैसे ही हम अंतःकरण को समझेंगे तो हमारे एक्शंस में अवेयरनेस अपने आप आने लगेगी एज अ बाई प्रोडक्ट। हमें पता लगने लगेगा कि अरे ये तो मेरा हिस्सा है जो स्वाभाविक है। और जैसे ही हमें ये पता लगने लगेगा कि ये स्वाभाविक है, तो हम उसको एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे, स्वीकार करना शुरू करेंगे। जैसे ही स्वीकार किया, वैसे ही पता लगेगा कि वो विलीन होना शुरू हो जाएगा। तो आज इतना ही जिक्र करेंगे मास्टर्स। फिर इसके बाद हम, आपका कोई प्रश्न है तो वो ले लेंगे, उसके बाद ध्यान में जाएंगे।
किसी का कोई प्रश्न है? कोई? अभिमन्यु जी, हाँ जी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे से बताया, बहुत डिटेल में बताया। और द बेस्ट इज कि बहुत क्लैरिटी आई, राइट। जो आपने बताया कि हम कहाँ, जैसे हम बोलते हैं ना, एज अबाव सो बिलो, जो आप पेड़ का बता रहे थे, डिटेल डिस्क्रिप्शन दे रहे थे, यस, दैट इज व्हाट इट इज, कि हम जितने जो बाहर देखते हैं, जो कुछ भी बाहर है वो हमारे भीतर है, चाहे वो एनुअल बिहेवियर हो, इमोशंस हो। और इतने अच्छे से आपने बहुत क्लैरिटी के साथ बताया, और उसको चक्रों के साथ भी जोड़ा। क्योंकि ये जो नाड़ी शोधन की जब आप बात कर रहे हैं, तो नाड़ियां, ये जो पेटल्स की बात करते हैं, ये नाड़ियां ही हैं जो हमारे चक्रों से आखिर लगती हैं। और जब एक एक नाड़ी शोधन करते हैं, मतलब जैसे जैसे एक एक नाड़ी का क्लेंजिंग होती है, तो उसके साथ हमारे नेगेटिव पॉजिटिव, या बोल सकते हैं कि कोई भी चक्र जब हमारा बैलेंस इम्बैलेंस होता है, उसको आपको दोनों को बैलेंस करना है, यानी कि ओवर अंडर नहीं, बट उसको बैलेंस समभाव में रखना है। जब आप उसको करते हैं, तब आपको उसकी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। और ये बहुत अच्छे से आपने आज बताया कि उस पॉजिटिविटी को टॉक्सिक पॉजिटिविटी भी हो सकती है। सो वेरी वेरी नाइस, ग्रेट स्वाध्याय अभिमन्यु जी, बहुत अच्छे से समझाया। और ये सभी के दिमाग में बैठेगा। सो थैंक यू सो मच, और मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, बट बहुत अच्छा रहा, बहुत बहुत अच्छा, सुंदर, अति सुंदर। तो थैंक यू सो मच अभिमन्यु जी। किसी का कोई प्रश्न? जितने अच्छे से समझाया, आई डोंट थिंक किसी को प्रश्न होगा, बट फिर भी अगर कोई कुछ कहना चाहता है, शेयर करना चाहता है, तो प्लीज जरूर आप कह सकते हैं मास्टर्स, हैंड रेज कर सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न, कोई शेयरिंग? ओके, चलिए अब हम लोग ना क्वेश्चन आंसर करते हैं। अभिमन्यु जी, आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सब लोग रेडी है, सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। एनी हाउ, यस, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज। सेकंड स्टेज हमारी सारी जितनी भी उसमें दिखाया कि मेटामॉर्फोसिस हो रही है, लेकिन हम अंदर की ओर जा रहे हैं अपने। जब हम बोलते हैं ना डेली इनर वर्क करना है, यही तो इनर वर्क करना है आपको। वन सेकंड मास्टर, एक सेकंड। तो इसमें आप जब इस इमेज को एक बार देखेंगे, धीरे धीरे करके ये इमेज शेयर कर देंगे आप ग्रुप में, जो स्वाध्याय का ग्रुप है। तो उसमें जब इस इमेज को हम ग्रुप में जब हो, तो आप कोशिश करेंगे इसका प्रिंट आउट निकाल के एक बार रखें सभी, जब इसको ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया जाएगा। उसके बाद और ज्यादा क्लैरिटी होगी आगे की क्लासेस में, हो सकता है बहुत अच्छा, गुरु की जैसी इच्छा होगी उनकी शिक्षा होगी, पहुंचेगी। मैंने डाल दिया है ग्रुप में, तो सबको मिल जाएगा। या मैंने ग्रुप में डाल दिया है अभी। और ये जो पिक्चर है, इसको बहुत डिटेल में समझेंगे कि जैसा बताया कि हमारी जो जानवरी प्रवृत्ति होती है, और हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड भी है, वो वैसे ही ऐसा बताया गया है कि उसके साथ ही जुड़ी हुई है। लेकिन उसके साथ साथ हमारे नाड़ियां, हमारे चक्र, और चक्र केवल स्पाइनल कॉर्ड में ही नहीं है, पूरे शरीर में चक्र होते हैं, और हर चक्र जो है वो एक किसी ना किसी नाड़ी के साथ जुड़ा होता है। जो कुछ सब कुछ आके ब्रेन पे आके जुड़ता है, इसलिए हम उसको कहते हैं कि ग्रुप ऑफ गैंग्लियन जो है, वो गैंग्लियन नर्व्स वहां पे रहती हैं, सब जुड़ी हैं। और एनी हाउ, आज बहुत अच्छे से अभिमन्यु जी ने बताया है, तो इस चीज को, इस पिक्चर को मैंने भेज दी है। तो आप ग्रुप में जिन जिन को मिल जाए वो आप देखें, और प्रिंट आउट, जैसा कि अभिमन्यु जी ने बताया, प्रिंट आउट लेकर उसको थोड़ा समझने की कोशिश करें। क्योंकि बहुत सारी हमारे अंदर वृत्तियां होती हैं, प्रवृत्तियां होती हैं, वो सब आपको सबको चेक करनी है, और फिर धीरे धीरे उसको क्लियर करना है। ऐसा नहीं मैं बोलूंगी कि कोई भी चीज जो लोअर वाइब्रेशनल है वो नेगेटिव है, मैं ऐसा नहीं कहूंगी। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप उसको पहचाने कि मेरे अंदर, क्योंकि कई बार जो नेगेटिव आप सोचते हैं, या जो लोअर वाइब्रेशनल इमोशन है, वो भी आपको कभी कभी आपकी शैडो एस्पेक्ट की तरह बनकर वो आपको मदद करता है, समझने में मदद करता है। तभी तो आप दूसरों को समझ पाते हैं, क्योंकि आपके भीतर भी वही चीज है। इसलिए कहा जाता ना कि जब हम दूसरों पे उंगली उठाते हैं, तो हमारे अंदर भी वो चीजें हैं। इसलिए बेटर है कि पहले अपने आप को चेक करें।
एनी हाउ, और ज्यादा बात ना करते हुए, अगर किसी को कोई प्रश्न नहीं है तो देन वी कैन गो इनटू मेडिटेशन मास्टर्स। तृप्ता जी, आपने चेहरा बहुत दिन से नहीं दिखाया है। सो बहुत दिन से आप दिख नहीं रही हैं, सिर्फ पिक्चर बंद करके बैठी हैं। सो कहाँ पर है, क्या हो गया, सब ठीक है? एनी हाउ, सो ओके, सो मास्टर्स, थैंक यू तृप्ता जी। कोई प्रश्न, कोई शेयरिंग आपकी? मैं एक्चुअली मैं ट्रैवल कर रही हूँ और यहाँ पे सिग्नल्स बहुत कम है, तो कई बार वो बीच बीच में मेरा चला जाता है, तबीयत आपकी ठीक नहीं थी क्या? डिस्कनेक्ट हो जाता है, फिर भी मैं लगाती हूँ उसको। फिर मैंने सोचा कि ये इतने वीक सिग्नल्स हैं यहाँ पहाड़ों में, तो उसकी वजह से अगर मैं वीडियो ऑफ करूंगी तो मैं हम्म। आपको सुन सकती हूँ। बिल्कुल करेक्ट। इस वजह से मैं वीडियो ऑन नहीं करती हूँ। बट कल हम दिल्ली पहुंच जाएंगे और चलिए। अगले हफ्ते से हम्म। शायद मैं रेगुलर हो जाऊंगी, पर मैं हम्म। ऑफ एंड ऑन सुनती रहती हूँ आपको। नहीं नहीं, आई नो, आई हैव सीन यू। कहीं आपकी सिग्नल्स होते तबीयत हैं, ठीक कहीं है? नहीं होते आपकी हैं। तबीयत, आई यू हाँ, सब ठीक है। ओके? मुझे लगा सब सब। ठीक है, बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं हिमालयस में। ओके, वंडरफुल। सो थैंक यू सो या मच तृप्ता जी। सो मास्टर्स, चलिए अब हम सब ध्यान में बैठेंगे। हैप्पी एंड सेफ जर्नी तृप्ता जी, मैं वंस अगेन। एक और चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं अभी इस बुक से बात कर रहा हूँ देख वन करके, सेकेंड, साइकोलॉजी रिलेटेड। लेट मी रिमूव माई सेल्फ फर्स्ट सो दैट आप दिखा पाए। हाँ, ये ये साइको साइकोलॉजी एनालिसिस। रिलेटेड, और ये थर्ड आई फाउंडेशन ऑफ इंडिया, और इसके बहुत सारे पब्लिकेशन जर्मन लैंग्वेज में, फ्रेंच में, सभी में है। तो अगर इसको कभी पढ़ने का मौका मिले तो, क्योंकि इसमें क्या है कि बहुत सारे बैरियर हटेंगे हमारे। जैसे हमें बोला जाता है कि 33 कोटि देवी देवता, यानी 33 प्रकार के देवी देवता हैं, तो वो रिलेशन निकल के आता है जो हमारी गुड। 33 वर्टिब्रीज हैं। और जब आश्रम में भी जाते हैं तो कुछ फोटोज मैंने क्लिक की, और उसके बाद जब हम शंबाला का पढ़ रहे थे, ज्ञानगंज का, कि किस तरीके से सारे धर्म एक साथ है, तो वहां पे सर्वधर्म मंदिर भी उन्होंने बनाया हुआ है। तो मुझे बड़ा कनेक्टेड सा लगा, और मैंने पूछा तो वो बड़े मुस्कुराए वहां पर जो संभालते हैं, कि कोई धीरे पूछ धीरे रहा सारी चीजें खुलेंगी। तो मुझे लगा कि है? यस। अब ध्यान में चलेंगे मास्टर। हाँ, भरत जी का है तो हैंड रेस। नमस्कार सर, अनम्यूट करें। नमस्कार। नमस्कार हाँ जी। जी। हाँ, वो मुझसे बताए कि जो नीचे शिवत्व है ना, हम्म। उसमें ऊर्जा और चेतना, दो दो अलग अलग बताए। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ऊर्जा एंड चेतना? ये आप इसकी हाँ, बात कर रहे हैं ना, वो ए? लास्ट ए में प्योर कॉन्सियसनेस है ना उसमें। ए ए ए। वही ए ही तो दिखाया था पहले। ये देखिए, सुपर। हाँ बस ए। हाँ बस, सुपर कॉन्सियसनेस। हम्म। उसमें ऊर्जा और चेतना, तो मैं ऐसा समझता हूँ ऊर्जा और चेतना में कोई डिफरेंस है क्या? है कि ऊर्जा ही फीमेल एनर्जी है ना, और स्पेस जो है वो शिव है, तो उसमें ऐसा, ऊर्जा इसको और ऐसा कह सकते हैं, अच्छा। जैसे पुरुष और प्रकृति है, यानी कि हाँ पुरुष जो है वो केवल दृष्टा है, वो केवल सीयर है, और प्रकृति जो है वो मैनिफेस्टेशन है उस चीज का। तो यहाँ पर हाँ वो जो कहना चाह रहे हैं, वो ये कहना चाह रहे हैं कि एनर्जी मतलब प्रकृति, और हाँ। कॉन्शियसनेस या शिव मतलब पुरुष। लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ कि स्पेस जो है ना, दैट इज सी, और जो ऊर्जा है ना, दैट इज अ फीमेल एनर्जी, दैट इज चेतना का, ऊर्जा और चेतना का कोई मालूम नहीं पड़ा। देखिए, ये मैं दोनों एक ही समझती हैं, हूँ। हाँ, मैं ऐसा समझती हूँ। अर्धनारीश्वर। हाँ, सॉरी, बोलिए आप अभिमन्यु जी, गो हेड। तो इसमें क्या है कि ये दोनों एक ही हैं। जैसे हम शिव हाँ को पूर्ण रूप में जब देखते हैं तो अर्धनारीश्वर रूप बोलते हैं। हाँ अर्धनारीश्वर रूप का मतलब ही ये है कि ये जो एनर्जी और कॉन्शियसनेस है, ये एक स्टेज पर आकर के एक हो जाएगी। जैसे हम पूरी जर्नी पर पहुंचेंगे तो अद्वैत की तरफ जब हम बढ़ते हैं, तो यही जो शिव और शक्ति है, पूर्ण कुंडलिनी जागरण, इसी को तो बोल रहे हैं कि हमारा जब बैलेंस। शिव जो है और वो बिल्कुल एक हो गए, शक्ति और शिव। देखिए,
मैं जो समझ पा रही हूँ, जो मैं समझ रही हूँ, मैं आप सबको वो बताने की कोशिश कर रही हूँ। पुरुष प्रकृति की बात जरूर है। पुरुष कॉन्शियसनेस, प्रकृति एनर्जी। हम पुरुष की बात करते हैं, पुरुष चैतन्य है, जागृत अवस्था है, एक्शन बेस्ड है, जहां पे पुरुष एक्शन लेता है। एनर्जी जो है वो हमें मदद करती है उस एक्शन को करने में। बेसिकली तो दोनों हाँ एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों एक दूसरे को मदद करते हैं। बिना एक के, जैसे बोलते हैं ना कि हर गृहस्थी का जो बैलेंस है वो महिला और पुरुष दोनों के साथ, जो दोनों कपल्स है उनके साथ होता है, वैसे ही हमारा शिव और शक्ति, हमारी शिव जो है वो चैतन्य को बता रही है, सुप्रीम कॉन्शियसनेस को बता रही है, और जिसको सब कुछ पता है, हर चीज पता है, हम उस कॉन्शियसनेस से जुड़े हुए हैं। यानी कि हम यूनिवर्सल सोर्स एनर्जी से जुड़े हुए हैं, जहां पे हर चीज मौजूद है। आपने टैप इन किया उस सोर्स को, और उस वहां पर आपको आज ये जानना है, तो जैसे आपने कंप्यूटर को एक फीड दिया कि भाई मुझे ये चीज जाननी है, तो वो ढूंढ के गूगल क्या करेगा, हमारा सर्च इंजन एक सर्च बेस्ड है, अब हमने कुछ डाला और हमको गूगल वो सर्च करके बताएगा। कई बार ऐसा भी होता है कि ये नहीं पता, लेकिन हमारे इस सोर्स को, जो यूनिवर्सल चेतना है, कॉन्शियसनेस है, इसको हर चीज पता है, हर चीज अवेलेबल है वहां पे। इट इज अप टू यू टू ब्रिंग दैट एनर्जी, और उसके साथ वहां पर आप उसको टैप इन करें। क्वांटम फील्ड में हर चीज मौजूद है, लेकिन उसको करने के लिए पुरुष भी अवेलेबल है, प्रकृति भी अवेलेबल है। अब दोनों जब मिल जाएंगे तो एक जैसे बोलते हैं ना, असामान्य ऊर्जा, जो कुंडलिनी शक्ति के रूप में आप एकदम, आपका फ्लावर खिल गया और आपने हर चीज टैप इन करना शुरू कर दिया। आप यहां से भी ले रहे हैं, वहां से भी ले रहे हैं, वो भी ले रहे हैं, ये भी ले रहे हैं, और नीचे से भी ले रहे हैं, हर चीज। तो आप मतलब यू आर ओपन टू रिसीव एवरीथिंग, अबाउट एवरीथिंग। मतलब चाहे वो नेचर हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे प्रकृति हो, चाहे यूनिवर्स हो, मल्टीवर्स हो, वट एवर इट इज, डायमेंशंस हो, क्योंकि अब आपके सारे पंखुड़ियां खुल गई हैं। अब वो 1000 पंखुड़ियां हैं आपकी। केवल 1000 कहाँ की बात कर रही हूँ मैं, क्राउन की बात कर रही हूँ। क्राउन में आकर आपकी कुंडलिनी शक्ति जो है वो आपके शिव से मिल जाती है। मतलब शिव और शक्ति दोनों एक हो जाते हैं, अर्धनारीश्वर एनर्जीज में आ जाते हैं। इसलिए हम कहते हैं ना कि हमारा हार्ट भी, यहाँ पर भी हमें बैलेंस करना बहुत जरूरी है। दोनों एनर्जीज को, माइंड एंड हार्ट दोनों कोहेरेंटली काम करना चाहिए। माइंड क्या है, इलेक्ट्रिकल बेस्ड एनर्जी है। हार्ट मैग्नेटाइज करने वाली एनर्जी है, मैग्नेटिज्म से जुड़ी हुई है। हार्ट और माइंड दोनों जब साथ में काम करते हैं तब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी रेडिएट करते हैं, और हम हर चीज वो जो चारों तरफ अवेलेबल है उसके साथ हम उसको रिसीव कर सकते हैं। फिर हम यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ जुड़ सकते हैं। और वो पुरुष प्रकृति की जो एनर्जी है, वो डेफिनेटली सुप्रीम कॉन्शियसनेस अलग है, या हम एनर्जी की बात करते हैं वो अलग है। सुप्रीम कॉन्शियसनेस में भी बेसिकली हम वहां पर एक ही हो चुके हैं। एनर्जी और कॉन्शियसनेस दोनों मिलकर जब एक हो जाते हैं, तब जैसे बोलते हैं ना कि अगर फॉर एग्जाम्पल, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है लेकिन समझने के लिए समझा रही हूँ, कि जैसे एक मैरिड कपल है, दोनों साथ में रह रहे हैं, लेकिन सिर्फ जो पुरुष है वो सिर्फ काम करता जा रहा है, हर चीज की देखभाल कर रहा है, महिला नहीं कर रही है, तो इम्बैलेंस है वहां पे। वैसे ही अगर महिला करती जा रही है और वो भी पुरुष तत्व का भी भार निभा रही है, तो वहां पे भी इम्बैलेंस है। लेकिन जब दोनों पति पत्नी दोनों मिलकर जब काम करना शुरू कर देते हैं, बैलेंस करके, आधा इसने संभाल लिया, आधा उसने, तो एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं। जहां पे पुरुष कम है वहां पे महिला ने संभाल लिया, जहां महिला कम है वहां पुरुष ने संभाल लिया। तो आप सोचिए कि आपने सारे फोर्ट पे विजय हासिल कर ली। एक किला है और किले पे आपने चारों, 2 हाथ इधर है आपके, 2 हाथ इधर है, मतलब यानी कि 4 हाथ, राइट, ऐसे बोल लीजिए कि 4 हाथ इधर, 2 हाथ इधर और 2 हाथ इधर, 4 हाथ। तो आपने वो पूरा किला आपका सपोर्टेड है एकदम, जो फोर्ट्रेस है उस पे कोई और उस पे विजय हासिल नहीं कर सकता। आपने उस पे विजय हासिल करके रखी है। तो हर चीज थोड़ा सा इम्बैलेंस भी, तो थोड़े समय के लिए, जैसे हमारे चक्र, हर बार हमारे इमोशंस के कारण हमारे चक्रों में इम्बैलेंस आना शुरू हो जाता है। तो जब हम, जैसे ही जब उस इम्बैलेंस को समझते हैं कि हम यहाँ पे कम पड़ रहे हैं, जब हम बोलते हैं ना कि हमारे अंदर कौन सी वीकनेस है, उसको हम वीकनेस को समझ जाए कि मेरे अंदर ये ज्यादा हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, अहंकार हो रहा है, या मुझे चिढ़ हो रही है, जब हम उसको बैलेंस करने लगते हैं तब धीरे धीरे हमारा जो चक्र है वो भी बैलेंस होता है। तो ये चक्र भी जो है बार बार ये इनमें बदलाव आना होता है, बदलाव आना मतलब बदलाव आता रहता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम उसको बैलेंस करते हैं, समभाव में आते हैं। यानी कि जब हम बोलते हैं ना कि अपने हर चक्र के साथ हमारी जो शक्तियां हैं वो बैलेंस रूप में काम कर रही हैं, तो जब हम ऊपर तक पहुंचते हैं तो हम कितने बैलेंस होंगे कि उसकी जो जो भी मनुष्य है उसकी 1000 पंखुड़ियां खुल गई। यानी कि पूरी तरह क्राउन अगर एक्टिवेट हो गया है, अब हर एक कमल की पंखुड़ियां, जिनको हम चेतना का स्वरूप मानते हैं, हर एक पंखुड़ियों में जो ज्ञान विराजित है, वो जब खुलना शुरू होता है,
राइट। दैट मीन्स कि हम हर तरह का ज्ञान हमारे पास है वहां मौजूद, और हम टैप इन कर सकते हैं आराम से, हम मास्टर से जुड़ सकते हैं। तो यही चीज है जो वो बता रहे हैं इसमें, बट एनर्जी के साथ, कि एनर्जी कैपेसिटी टू डू वर्क है। और जब हम क्राउन की बात करते हैं, वो हमारा शिव है जो हमें हेल्प कर रहा है उस चीज को एक्शन लेने के लिए, राइट। इसके कुछ लिविंग एग्जाम्पल उन्होंने बताए हैं। एक लाइन उन्होंने कही थी यहाँ, उन्होंने कहा है कि बोथ शिवा एंड शक्ति दोनों ही फॉर्मलेस हैं। और ये पूरा कॉम्बिनेशन का जो आप पूछ रहे हैं, ये किन में होता है? जब कोई भी अवतार होता है। उन्होंने यहाँ पे लिखा है कि येट दिस कॉम्बिनेशन ऑफ शिवा एंड शक्ति कैन एज्यूम द फॉर्म ऑल्सो। ये एज्यूम कर सकता है फॉर्म, और उसको बोलते हैं अवतार। और ये जो अवतार है या इनकारनेशन ऑफ गॉड है, वो सारा, और ये अवतार ही सारी तरह के समय और जो स्पेस है उसके लॉज को ये ट्रांसडेंट कर देता है। जैसे हम विष्णु जी के जब 10 अवतार देखते हैं, तो वो 10 महाविद्याएं उनके पीछे हैं, हर एक अवतार के पीछे। राम जी हैं तो माँ तारा हैं, कृष्ण जी हैं तो माँ काली हैं, या कल्कि जी हैं तो माँ भुवनेश्वरी हैं। तो हर एक अवतार के पीछे, कूर्मा अवतार है तो माँ पीताम्बरा, माँ बगलामुखी है। तो कहने का मतलब वो ये कह तो रहे हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा जब हम आगे इसमें बढ़ेंगे इसको जानते हुए, उस वक्त हम जाने तो ज्यादा अच्छा है, साथ साथ अनुभव चलेगा उस वक्त। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अभिमन्यु जी, थैंक यू भरत सर। आपका भी प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट था, सो थैंक यू। बट वही है, पूरक, पुरुष और प्रकृति दोनों एक दूसरे के पूरक है। अगर अच्छा, कोई भी बहुत इम्बैलेंस अच्छी, कहीं पे होगा तो दिक्कत होगी, राइट। बहुत अच्छी तरह से सजाया मैम आपने, और अभिमन्यु जी ने भी। थैंक थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच भरत सर। क्योंकि क्वेश्चंस, जब आप लोग क्वेश्चंस पूछते हैं तो मेरा भी दिमाग चलना शुरू हो जाता है। तो वही बोल रहे हैं ना कि हम कहाँ टैप इन कर रहे हैं, हमारे अंदर के उस आत्मज्ञान को टैप इन कर रहे हैं जिसने बहुत कुछ सीखा हुआ है, केवल इसी जन्म में नहीं सीखा, लेकिन जन्मों जन्मांतर से सीखा हुआ है। लेकिन हमारी आत्मा को हर चीज पता है, जो लैंग्वेज हमको नहीं भी पता वो भी पता है हमको। कैसे? क्योंकि हम सब जानते हैं, क्योंकि हम उसी मूल चेतना से आए हुए हैं। और हम ये भूल जाते हैं कि हम क्या करते हैं, अपने आप को फिजिकल सेल्फ के साथ हम लोकेट करते हैं। यानी कि हम सोचते हैं कि हमारा फिजिकल सेल्फ है, हम सिर्फ इसमें आकर अपने आप को लिमिट कर देते हैं। लेकिन जबकि हमारा स्पिरिट सेल्फ हर चीज जानता है। स्पिरिट सेल्फ तो उड़ सकता है, अपना हर चीज जान सकता है, देख सकता है। तो वो उस चीज से आप अपने आप को जोड़ें कि हाँ मुझे पता है। और जब आप अपने उस चैतन्य को टैप इन करेंगे ना, तो ये आंसर्स मिलने लगेंगे। एनी हाउ, थैंक यू अभिमन्यु जी, बहुत क्लैरिटी से आज बताया आपने, तो थैंक यू। चलिए मास्टर्स, अब हम ज्यादा ध्यान की तरफ और देर ना करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो अपने अपने पोजीशंस ले लें, पिरामिड जिनको ना लगाना है पिरामिड लगाएं। और जस्ट एक काइंड रिक्वेस्ट, सबको बताना चाह रही हूँ कि मैं अब इसके बाद नहीं रहूंगी अभी क्लास में। सो अभिमन्यु जी क्लास आज लेंगे, नवीन जी एंड करेंगे। सो जस्ट लेटिंग यू नो कि वेडनेसडे है तो मुझे जाना है। तो ओवर टू यू अभिमन्यु जी, मैं म्यूजिक शेयर करती हूँ। हाँ जी। तो आज जब ये शुरुआत हुआ आज का ध्यान का, तो ध्यान में हम जाएंगे मास्टर्स। तो क्या हुआ, मुझे बड़ा भाव हुआ कि जैसे ही शुरुआत हुई और माँ ने बोला कि आवाहन करते हैं, तो मैं बोला कि भाई कुर्सी लाओ ताकि गुरुजी बैठेंगे। और एकदम से भाव आया कि थर्ड आई में जगा दो। तो आज का जो हम ध्यान करेंगे अभी, वो हम पूरा थर्ड आई पर ध्यान ले जा करके हम केंद्रित करेंगे ऊर्जा को। सभी एकदम से रिलैक्स हो जाए। किसी को अगर पानी पीना है तो पानी पी सकते हैं, और अगर आपको पिरामिड लगाना है जैसा अभी माँ ने कहा, कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए। दोनों हाथों को क्रॉस करके, अगर कोई नए हैं तो बाकी सबको यहाँ पता है। और पूरी तरह से स्वयं को बस छोड़ दो। हमारे श्वास पर ध्यान गहरा, और हर आती जाती श्वास जैसे आपके ऊपर त्रिनेत्र के बीच भाव करेंगे पहुंच रही है। इतनी गहरी श्वास के नीचे हृदय तक, और ऊपर
थर्ड आई तक। नाक की अगर आप दूरी को देखें तो लगभग लगभग ये इतनी गहरी हो, जो दोनों रूपों में समान हो। जब ऊपर जाए श्वास तो थर्ड आई तक, और नीचे थर्ड तक, पूरी तरह से पूर्ण समर्पण के साथ स्वयं को जो है आज के ध्यान में बहुत ज्यादा इंस्ट्रक्शंस नहीं रहेंगी, केंद्रित ध्यान रहेगा। गुरु सत्ता अपना काम करेगी और हम सब आनंद लेंगे। तो आप जिस भी अवस्था में है उससे और गहरे उतर जाए, बिल्कुल अपने भीतर बंद आंखों से जैसे अपनी थर्ड आई के भीतर झांक रहे हो, और भाव करेंगे हर एक जो आपका नाम है, पद है, प्रतिष्ठा है, जो आपका टाइटल है, फेम है, उसको कुछ क्षणों के लिए इन ध्यान के इस 1 घंटे के लिए पूरी तरह से छोड़कर केवल और केवल ध्यान की ओर बढ़ें। जब ध्यान से बाहर आए तो आप चाहें तो दोबारा धारण कर सकते हैं ये सारे टाइटल, नाम, पहचान, पर्सनैलिटी। अभी केवल उस सुप्रीम कॉन्शियसनेस का एक हिस्सा, उस शक्ति का पुंज और शिव की चेतना, दोनों को एक साथ महसूस करे स्वयं में। अगर आपको वाइब्रेशन होता है तो सहज रहें। और गहरे ध्यान में, और गहरे
पूरी तरह से ध्यान में, प्रेम पूर्ण अवस्था में। प्रेम पूर्ण ध्यान। हृदय में करुणा और मस्तक पर चेतना, इन दोनों का एकाकार होते हुए आपकी एक श्वास जो ऊपर की ओर जा रही उसे अपनी थर्ड आई में देखें, और एक श्वास जो नीचे की ओर जा रही छोड़ते वक्त उसे हृदय से जोड़ें। श्वास को एक पुल बनाए, ब्रिज बनाए, जहां आप पूरी तरह से प्रेम से भरे हुए जितने भी इस ध्यान सत्र में बैठे हैं, जूम मीटिंग के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, वो सभी पूरी तरह से प्रेमपूर्ण ध्यान में और गहरे उतर जाएं। इस क्षण में, इस पल में, जब आप ध्यान कर रहे हैं, केवल ध्यान, किसी चीज का नहीं, किसी इमेज से नहीं अटकना, कोई आकृति नहीं बनानी। कोई आकृति आती है तो उसके पार जाएं, और जाना कहीं नहीं, बस देखना है और गहरे उतर जाए खालीपन की तरफ। सब गुरु पर छोड़ दें, पूरी तरह से। तेरा नाम जपूं मैं सदा, मेरे सद्गुरु सिद्धेश्वर, मुझे सच की राह दिखा, मेरे सद्गुरु सिद्धेश्वर। मन मंदिर में आओ, मेरे दिल में समा जाओ, अपने आशीषों की वर्षा तुम बरसाओ, तेरे दर पे हूँ मैं खड़ा, मेरे सद्गुरु सिद्धेश्वर, मुझे सच की राह दिखा, मेरे सद्गुरु सिद्धेश्वर। मेरी सबकी नैया का एक तू ही सहारा है, मझधार में है नैया, बड़ी दूर किनारा है, इसमें आकर तू ही बचा, मेरे सद्गुरु सिद्धेश्वर, मुझे सच की राह दिखा, मेरे सद्गुरु सिद्धेश्वर। मन मंदिर में आओ, मेरे दिल में समा जाओ,
ध्यान में अपने आशीषों की वर्षा तुम बरसाओ, तेरा मैं सदा से तेरे शाम। गर्दन को थोड़ा ऊपर की ओर करके कभी बंदाको बैठे। और गहरे उतर जाए और गहरे ध्यान, बहुत गहरे ध्यान में और गहरे ध्यान में। और गहरे ध्यान में और गहरे 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 ध्यान।
पूरी तरह से ध्यान में उतर जाए मास्टर्स। आज कितना सुंदर दिन है। यहाँ इस दिन को शीतला अष्टमी के नाम से मनाया जाता है। माँ का बड़ा दिन।
और गहरी।
गहरे ध्यान में अपने ऑरा को बढ़ते हुए देखें। जैसे आपका ऑरा 10 फीट 20 फीट तक बढ़ गया है। अपने चारों तरफ स्वर्णिम आभा मंडल को महसूस करें वहां। जैसे पूरा 20 फीट तक के आपके आवरण में स्वर्णिम प्रकाश फैलता जा रहा है। और गहरे ध्यान में धीरे धीरे अपने आसपास के वातावरण की तरफ अपनी चेतना को लाए। धीरे धीरे मास्टर्स, धीरे धीरे गहरे ध्यान से धीरे धीरे अपने आसपास बंद आंखों से महसूस करें अपने आसपास के वातावरण को। जिस जगह आप बैठे हैं बंद आंखों से उस जगह को महसूस करें। जिस कमरे में आप बैठे हैं उस कमरे को महसूस करें। बहुत ही आभार के साथ, बहुत ही धन्यवाद के साथ इस पूरे कमरे को भर दे। जहां भी आप बैठे हैं उस स्थान को पूरे धन्यवाद के भाव से, प्रेम के भाव से, पॉजिटिविटी, सकारात्मकता, शुद्धता के साथ इसे चिरस्थायी करके भर दे कि आपकी ये ऊर्जा आपके स्थान में भर जाए और आपको मदद करे जब भी आप बैठे ध्यान में जाने के लिए। पूरे अपनी इस ऊर्जा को बंद आंखों से अपने कमरे में भरें पूरी तरह से। पूरे कमरे में इस सुंदर ऊर्जा को अपने को विस्तार दें, पूरे कमरे में फैला दें। और अब धीरे धीरे बंद आंखों से ध्यान से बाहर आए। दोनों हाथ ऊपर करें, बहुत ही प्यार से। कोई जल्दबाजी नहीं है। आप 1-2 मिनट और लेना चाहें, 2, 4, 5, 10, जितना आपका मन हो।
जो कमरे में अपनी ऊर्जा को फैलाकर आप दोनों हाथों को रख के अपनी आंखों पर लगाएं और धन्यवाद के भाव से दोनों आंखों को खोले ना। धीरे धीरे ध्यान से बाहर आए मास्टर्स। बहुत बहुत आभार। धीरे धीरे ध्यान से बाहर आए। धीरे धीरे जैसे जैसे आप सहज हो वैसे वैसे आप धन्यवाद के भाव से भरे, सभी पूर्ण धन्यवाद के भाव से भरते हुए अपनी आंखों पर आराम से हाथ रखते हुए, कोई अभी आना चाह रहा है, कोई 1 मिनट बाद आना चाह रहा है, बोलने का मन नहीं है तो आप कतई ना बोलें। आप में से किसी को अगर अपना अनुभव शेयर करना है तो बात कर सकते हैं कुछ क्षण। थैंक यू। और मैंने जो इतना गहरा ध्यान लगा दिया आपके, आज तो शब्द शब्द में जादू चल रहा था, पता नहीं बीच बीच में कहाँ कहाँ पहुंच गए। और हम चाहते थे कुछ ये समय भी इतना छोटा निकला कि लगता है, मुझे तो लगता है 5-7 मिनट हुआ होगा, पर टाइम तो देखा तो बहुत निकला था। पर मतलब बीच में कहीं खो गए, और जब आप पूरा कमरे को अंदर सभी प्यार ही प्यार आप रखवा रहे थे, तो इतना लगा कुछ अजीब सा हो गया। लगता है मास्टर्स का आज खास प्रभाव हो गया है, और मास्टर्स को आपके थ्रू हम लोगों का इतना गहरा ध्यान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी, मधु जी को, और सभी मास्टर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, और ग्रेटिट्यूड, बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड। थैंक यू हेमराज जी। कृष्णा आंटी का हाथ खड़ा था एक बार। यस आंटी जी, अनम्यूट करिए। ये अभिमन्यु जी, नाम मैं तो जैसे ही ध्यान शुरू हुआ, मैंने तो देखा कि नीचे से ऊपर सहस्रार तक शिव पार्वती खड़े हैं। और फिर आपने बोला था ना कि गुरु सिद्धेश्वर जी को चेयर पर बिठाया है, तो मुझे लगा वो मेरा हाथ पकड़ के ले गए और शिव पार्वती के हाथ में थमा दिए। उसके बाद से तो मुझे पता ही नहीं कि मैं हूँ नहीं हूँ, क्या हूँ, मुझे कोई कुछ पता ही नहीं है। और एंड के थोड़ी देर पहले लगा कि जैसे मुंह ऐसे मैं ऊपर करके आग की हुई हूँ और आसमान से ड्रॉप
चू रहा है मेरे मुंह में। और फिर मेरा जब गर्दन दुखने लगा तो फिर मैंने नीचे करी। तो मेरा तो यही अनुभव था। कहाँ गए अभिमन्यु जी? थैंक यू कृष्ण आंटी। अभिमन्यु जी चले गए क्या? शायद शायद उनका डिस्कनेक्ट हो गया, कोई नहीं। और कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है? आज अभिमन्यु जी ने बहुत ही अच्छा महासिद्धेश्वर बाबा के बारे में बहुत अच्छे से बताया, बाबा सिद्धेश्वर बाबा के बारे में, और ध्यान भी करवाया। तो और कोई मास्टर अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं? यस कृष्ण आंटी, आप कुछ? नहीं, मैं तो जो बताना था वो बता दी। तो अभिमन्यु जी नहीं है, कोई बात नहीं। अब तो लगता है कोई नहीं है, तो आप बंद ही करोगे। नहीं है, और कोई? सभी है। बहुत बहुत प्यारा अनुभव, बहुत अच्छा अनुभव आपका। तो बस खो गई तो खो गई, मुझे पता ही नहीं था मैं कहाँ हूँ। बहुत सुंदर। मास्टर्स, किसी और का अनुभव कोई और भी शेयर करना चाह रहा है? माँ, बहुत ही सुंदर माँ। बीच में थोड़ा सा इंटरनेट इश्यू हो गया था, बट बड़ा ही प्यारा। मुझे भी बहुत थैंक यू। अच्छा लगा। उन्होंने हाथ पकड़ के मेरा थमा दिया। ऐसे बहुत बार हुआ है मेरे साथ। जैसे कुंडलिनी माँ जाके थमा दी चाहे कुछ, लेकिन बहुत अच्छा लगा। और वो बूंद जो अमृत पीने को मिला, वो तो ऊपर वाले की देन है सर। क्या होता है कि इस ध्यान में कई बार और भी मित्र आते हैं, ध्यानी मित्र, जैसे उग्रसेन आते हैं, चुपचाप आते हैं फिर चले जाते हैं ध्यान में बैठ के। और बहुत बार हम सब सारे यहाँ पर कहीं ना कहीं परमात्मा के करुणा पात्र बैठे हैं, तो कृपा तो उनकी करुणा बरसती ही रहती है। हाँ, ये तो गुरु तो चाहे ये विजिबल हो चाहे इनविजिबल हो, रहते ही हैं प्रेजेंट। मास्टर्स, किसी और का कुछ कोई है? अन्यथा आप, जब आप सोए तब भी आप बैठ सकते हैं, सोते वक्त आप मन में भाव करके कनेक्ट हो जाएंगे। थैंक यू, थैंक यू। अभी कोई नहीं लग रहा है, क्योंकि हाथ पे कोई उठाता। हाँ जी। सोनल जी, पुष्पा जी, योगिता जी, अनिका जी, अनु जी, आप कुछ बोलना चाहते हो? हैंड रेज करिए मास्टर। आज बहुत ही अच्छा स्वाध्याय था, बिल्कुल अच्छे से क्लियर किया। यस, अनम्यूट करिए अनु जी। प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। बहुत अच्छा ध्यान करवाया है पापा ने।
और तुमने किया या नहीं? यस सोनल जी। आत्मवंदन नवीन जी, आत्मवंदन अभिमन्यु जी, जी आत्मवंदन ऑल मास्टर। थैंक यू, थैंक यू। और तो कुछ अनुभव नहीं है, मैं तो वैसे देर से जुड़ी क्योंकि मेहमान आए थे घर पे, अच्छा पर अच्छा। सही में बहुत अच्छी एनर्जी, बहुत अच्छा लगा। अभी तक मैं बैठी ही थी, जब नाम बोला तब मैं निकली हूँ। बहुत ठीक। एनर्जी थी, अच्छा लगा, ध्यान बहुत गहरा लगा था ध्यान। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। थैंक यू जी। यस रश्मि जी। हाँ, वीडियो करती हूँ। आज का ज्ञान भी बहुत अच्छा था, ध्यान भी बहुत अच्छा था। बिल्कुल बाहर आने का मन नहीं हो रहा था अभिमन्यु जी। ऐसे लग रहा है कि और आधा घंटा बिठाते तो भी चलता। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। सोनल जी एक बार आपको कॉल किया, उठाना सोनल जी। मास्टर्स ये सब गुरु कृपा है। बस मैं तो जैसा अभी शुरुआत में कहा, केवल माध्यम हूँ और कुछ भी नहीं। सब आपकी ही एनर्जी है जो आप तक पहुंचती है। गुरु भी माध्यम तो चुनते हैं ना, किसी को तो निमित्त बनना होता है ना। जी। रश्मि जी आप कुछ बोलना चाहते हो क्या? हैंड रेज है आपका अभी। अच्छा, नहीं, मैंने हो गया मेरा शेयरिंग करके। हाँ, थैंक यू। यस मास्टर्स। पुष्पा जी। आत्मवंदन, आत्मवंदन, सभी को आत्मवंदन। वंदन जी। और आज का ध्यान इतना गहरा था, अगर आधा घंटा पौन घंटा भी और कराते तो भी चल सकता था। हाँ जी। हाँ, बहुत अच्छा ध्यान था। अनुभव कुछ नहीं हुआ आप मुझे, लेकिन ध्यान बहुत गहरा था। तो आप आज जब सभी सोएंगे मास्टर्स, तो जब आप सोएंगे तो थोड़ा सा हल्का सा सोने से पहले जब होता है, जैसे बंद आंखें होती है नींद से पहले, और जब हम जाते हैं सोने के लिए, उस समय में आप कनेक्ट होकर के हाँ, सोएंगे तो आप, हो सकता है योग निद्रा में ही सो जाएं इसलिए। तो ओके ऐसा ना माने कि ओके, ध्यान बहुत कम बहुत समय तक है, 6-7 घंटे तक ये ध्यान चल सकता है। चलिए, गुरु तो ये कहते हैं खुली चलिए, आंखों से 24 घंटे का ध्यान करो। सही है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, शुक्रिया। थैंक यू। अभिमन्यु जी आप कुछ बताना चाहते हो? मैंने तो यही बताया कि इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, गुरु का है। बस इतनी सी ही बात है। बाकी सभी को बहुत बहुत आभार मैं कहना चाहूंगा यहाँ पर कि इतनी जो सुंदर कोशिश करती है माँ मधु, और ये पूरा का पूरा लाइट एंड सोल ग्रुप हमारा, ये सच में ही अपने नाम के अनुरूप जा रहा है कि सच में ही सब सोल की तरफ जो बढ़ कर के लाइट और दोनों का जो पूरी तरह से मिश्रण, सभी ध्यानी
जो इस नाम को बढ़ा रहे हैं, इन सबको मैं तो आभार ही करना चाहूंगा कि बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब ऐसे ध्यान करते रहें, हर रोज, हर क्षण, हर रूप में इस ध्यान से जुड़े रहें, स्वयं से जुड़े रहें, स्वयं के उच्चतम चेतना से। मेरे अंदर तो बस यही आभार का भाव ही आ रहा है सभी के लिए, जितने भी हैं, चाहे यूट्यूब पर कोई सुन रहा है, चाहे जूम पर कोई सुन रहा है, सबको बहुत सारा अनकंडीशनल प्रेम। थैंक यू अभिमन्यु जी। अभिमन्यु जी, आप कैसे वह जुड़े सिद्धेश्वर बाबा से, कुछ बताएंगे क्या? सिद्धेश्वर बाबा से मैं, क्या हुआ कि मैंने बताया कि जो वैद्यराज जी थे वो मुझे एक बार लेकर के गए कि एक ऐसी जगह चलते हैं जो बड़ी शांत है। और उस वक्त मैंने ओशो जी का चोला पहना हुआ था सफेद, और मैंने अच्छा। बोला कि मैं सिर्फ देखने आया हूँ। मैंने, और मेरे अंदर पूरी तरह से उस वक्त ये था कि भाई मैं तो उधर में बहुत गहरे से जुड़ा हुआ था उस वक्त, और ठीक। ओशो जी से। और उन्होंने इतने प्यार हाँ। से स्वीकार किया कि उन समय में जो ओशो जी हैं और सिद्धेश्वर बाबा जी हैं वो कंटेम्परेरी थे, यानी कंटेम्परेरी मतलब उसी समय के रहे हैं गुरु दोनों। तो क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि वो तो बड़े जीनियस हैं, जैसे वो उनकी परिभाषा में। और तब से फिर जहाँ, जब आश्रम में गए, तो वहां पे आज भी रहते हैं सुखपाल जी। उन्होंने कहा कि बस हमने आपका हाथ सिद्धेश्वर बाबा को पकड़ा दिया है, तो वो आपकी यात्रा को करवाएंगे पूरी, कैसे कराएंगे उसके बाद से। अब कहाँ है वो, क्या है, कब ध्यान में आ जाते हैं सभी के, हम सबके भी, कैसे वो अपना ज्ञान खोलते हैं। और मेरे लिए भी ये बड़ी हैरत की बात थी कि इतना गहरा ज्ञान, इतनी, मतलब कहते हैं कि जो मैंने आपको भी बिल्डिंग्स दिखाई वो सारी भरी रहती थी जब देश विदेश से सब आते थे। तो अभी तो मैं ऐसा सुनता हूँ जब भी मैं जाता हूँ कि नहीं तो क्या होता है, बाहर से कोई आता है तो इजीली वो नहीं करता है एडजस्ट, लेकिन ये दो दो एक एक रूम में रुकते थे भारत में आके। तब से लेकर अब तक मुझे लगता है कि अब गुरु ने थाम लिया है, तो यही है। थैंक यू अभिमन्यु जी। चलिए मास्टर, फिर हम सेशन समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। इस ब्रह्मांड में रहने वाले सभी जीवों का मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी स्वस्थ रहें, सबके जीवन में सुख समृद्धि और शांति आए। हम सब प्रेम प्रकाश ज्ञान के साथ आगे बढ़ते हैं, सभी को अध्यात्म से जोड़ते हैं। थैंक यू गॉड, थैंक यू मदर अर्थ, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू।